तो दोस्तों ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन के हम थर्ड लेक्चर पे आ चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में हमने क्या किया था एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमारा सारा डिस्कशन था फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने सारा कॉन्सेंट्रेशन अपना शिफ्ट कर दिया था स्पीड एंड वेलोसिटी की तरफ। ये थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रिलेटिव स्पीड के साथ, रिलेटिव वेलोसिटी के साथ, इन वन डायमेंशन ऑफ कोर्स, बिकॉज टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन की बात हम नहीं कर रहे हैं। वैसे मोशन इन प्लेन जो है वो सेकेंड चैप्टर है हमारा, तो वहाँ पर टू डायमेंशन में भी बात करेंगे हम जब हम वेक्टर्स सीख लेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं वेक्टर्स का जो भी रूल अपनाऊँगा वो सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशन के लिए एप्लीकेबल है। एंड देन रिलेटिव वेलोसिटी के बाद हम सारा कॉन्सेंट्रेशन शिफ्ट कर देंगे इस लेक्चर में एक्सेलरेशन की तरफ। फाइन, तो जल्दी से चलते हैं अपने रिलेटिव वेलोसिटी के टॉपिक के ऊपर इन वन डायमेंशन। सो इस टॉपिक में आप देख पाएंगे यहाँ पर कि रिलेटिव वेलोसिटी डिफाइंड होती है कि टाइम के अकॉर्डिंगली उनकी रिलेटिव पोजीशंस कैसे चेंज कर रही हैं, राइट। अब ये रिलेटिव पोजीशंस कैसे चेंज कर रही हैं, इसके लिए एक काम करते हैं, एक सिनेरियो को कंसिडर करते हैं हम लोग। लेट्स से एक चोर जो कि इस पॉइंट से कुछ चोरी करके चला है ए पॉइंट से, राइट। ए पॉइंट से वो लेट्स से एट 2 PM कुछ चोरी करके निकला विद वेलोसिटी दिस, वेलोसिटी ऑफ थीफ, राइट, ए पॉइंट से, और वो 2:30 पे यहाँ पहुँच गया। थीफ 2:30 पे यहाँ पहुँच गया और वो अभी भी चले जा रहा है विद द सेम वेलोसिटी। यहाँ पर पुलिस आई 2:30 पे, चोरी की पोजीशन पे पुलिस आई 2:30 पे, और पुलिस को जैसी इन्फॉर्मेशन मिली कि वो किस डायरेक्शन में गया है, तो 2:30 पे पुलिस ने चलना यहाँ से स्टार्ट किया, राइट। अभी मान लेते हैं उनके बीच में x डिस्टेंस है। क्या डिस्टेंस है? x। अच्छा, चोर अगर आगे चल रहा है लेट्स से 30 km/h की स्पीड से, अब वो बेफिक्र हो चुका है चोरी करने के बाद और उसे लग रहा है कोई नहीं आने वाला है, तो नॉर्मल सेम डायरेक्शन में 30 km/h की स्पीड से चल रहा है। लेकिन पुलिस पीछे जब चलना शुरू करी तो उसने 60 km/h से इसको पकड़ने की कोशिश करी। पहले डिस्टेंस कितना था? x डिस्टेंस था जब पुलिस चलना शुरू करी वहाँ से आधे घंटे बाद, और 30 km/h की स्पीड से ये चोर आगे चल रहा है। एक क्वेश्चन बहुत फेमस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि बताइए कि कितनी देर में और कहाँ पर, कितनी देर में और कहाँ पर ये पुलिस चोर को पकड़ लेगी, ऐसे क्वेश्चंस। अच्छा, पकड़ पाएगी कि नहीं पकड़ पाएगी? पहला सवाल तो ये है, बिल्कुल पकड़ पाएगी, क्योंकि चोर आगे जा रहा है 30 से और पीछे से पुलिस आ रही है 60 से, और पीछे की स्पीड जो है वो ज़्यादा है। चोर जितनी देर में कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, पुलिस उससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, और धीरे धीरे ये फासला जो है वो कम होता रहेगा। हर 1 घंटे के मुताबिक 30 किलोमीटर का फासला कम होता रहेगा। ये 30 किलोमीटर कैसे निकाला मैंने? यही है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो चलिए सीखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अगर ये आपको सिनेरियो समझ में आ गया तो रिलेटिव वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर। अब देखिए, समझने के लिए ये लाइन जो है वो बहुत लंबी है, अपने आप में वो बहुत बड़ी लाइन है, राइट। इसको समझाने के लिए अभी मैं आपको एक बात बोलूँगा, शुरुआत में हो सकता है अनोइंग लगे, लेकिन धीरे धीरे आप इस बात के हैबिचुअल हो जाएंगे। टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज इन, ये वर्ड हटा दीजिए, पोजीशन। आपको नहीं लगता रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन कुछ और होता है? रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन जो होता है वो स्पीड या वेलोसिटी को मेंशन करता है, लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, जब ये ऐसा शब्द आ जाए ना, तो फिजिक्स एक और आपको चीज़ हेल्प कर सकती है सेम डायरेक्शन में चलने के वक्त। वो कहती है कि आप ए की स्पीड निकालिए बी के रिस्पेक्ट में, जिसको वो कहती है VAB। मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ, इट इज़ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। आप ए की बी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालिए एंड टेक बी एज रेस्ट।
बी को मान लीजिए कि वो रेस्ट पे है, चल नहीं रहा है, और ए चल रहा था, बी चल रहा था, फिर भी आपने ए की बी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाली और बी को किस पे मान लिया, रेस्ट पे, तो वो ए बी को जिस स्पीड से जितनी देर में पकड़ेगा, अब इस स्पीड से उसी सेम डिस्टेंस में, वो उतनी ही देर में चलते हुए ए और चलते हुए बी का टाइम होगा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने का। ए बी को इस वेलोसिटी से इस x फासले में कितनी देर में पकड़ेगा, वो सेम टाइम होगा जब आप मान रहे हैं कि ए 60 से चल रहा है और बी 30 से चल रहा है, जबकि आपने बी को किस में मान लिया, रेस्ट में, और ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में ली। कैसे लेते हैं ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, तो जब दोनों ऑब्जेक्ट पैरेलली चल रहे हो, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो और एंगल जो हो उनके बीच में जीरो हो, तो वी ए बी निकलेगा वी ए माइनस वी बी। वैसे हमेशा यही होता है फॉर्मूला, वी ए माइनस वी बी स्ट्रेट लाइन में वन डायमेंशन में। बट यहाँ पर ये पैरेलल वाली बात कैसे चेंज हो जाएगी एंटी पैरेलल वाली बात में, वो अभी सीखेंगे। हमेशा फॉर्मूला तो यही होता है, आप लर्न कर लीजिए। किसी भी वेक्टर का, वेक्टर ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मैं सिर्फ वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वन डायमेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पोजीशन की बात नहीं, मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ किसी भी वेक्टर का वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी वेक्टर ऑफ ए माइनस वेक्टर ऑफ बी, याद रखिएगा। अब इसी में ये वी बी ए पूछ रहा है, मतलब क्या है वेलोसिटी बी की विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वी बी माइनस बी ए करना पड़ जाएगा। जो भी वेक्टर का हमें निकालना होगा वो पहले, माइनस जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा वो बाद में, और रिस्पेक्ट वाला आगे होता है सबस्क्रिप्ट में और पीछे होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी ऑफ ए इन दिस केस विद रिस्पेक्ट टू बी, वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी ऑफ बी इन दिस केस विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। अच्छा, अब वो एंटी पैरेलल चल रहे हैं। एंटी पैरेलल में होता क्या है, फॉर्मूला तो यही रहेगा, वी ए माइनस वी बी, राइट। लेकिन क्योंकि ये वेक्टर्स है, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर्स, और क्योंकि एंटी पैरेलल का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट, पैरेलल लाइन पर ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो वी ए जो है, वी ए वेक्टर को आपने अगर पॉजिटिव मान लिया तो बिकॉज वेक्टर डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन, और वेक्टर्स अगर डायरेक्शन में डिपेंड करते हैं तो वेक्टर्स का भी हमारा ज़्यादा डिस्कशन तो अभी हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने अभी वेक्टर का आपको बेसिक टूल या वेक्टर की बेसिक क्लास दी नहीं है। वो मोशन इन प्लेन से मैं डेफिनेटली दूंगा, मोशन इन प्लेन से पहले। बट वेक्टर्स के लिए आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी को कहेंगे ना कि आप 50 किलोमीटर पर आवर जा रहे हैं ईस्ट की तरफ, 50 किलोमीटर पर आवर जा रहे हैं ईस्ट की तरफ, और दूसरी चीज़ 30 किलोमीटर पर आवर जा रही है वेस्ट की तरफ, तो ईस्ट और वेस्ट ऑपोजिट है। तो देखिए ये दूसरी चीज़ 30 किलोमीटर आवर वेस्ट बोले या माइनस 30 किलोमीटर पर आवर ईस्ट बोले, बात सेम है। तो देखिए सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट करने की वजह से क्या लगाना पड़ गया, नेगेटिव। तो आप समझ गए होंगे कि वी ए को अगर पॉजिटिव लिया तो वी ए माइनस वी बी करते हुए उसको माइनस वी बी और लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला यही अप्लाई किया, लेकिन बस वी बी की जगह माइनस बी लिखना पड़ गया। क्यों लिखना पड़ गया वी बी की जगह माइनस बी, क्योंकि वो वी ए के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, सेकेंड केस में 180 डिग्री बना के, इसलिए माइनस लिखना पड़ गया। इस केस में ऐसा करने की वजह से चीज़ें आपको क्या होती दिखती हैं, ऐड, क्या होती दिखती हैं, ऐड। ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन की। इन्हीं चीज़ों को अब थोड़ा ग्राफिकल मेथड में भी देखते हैं, रिलेटिविटी, कि कब कौन सी स्पीड ज़्यादा, कब कौन सी चीज़ स्पीड कम, और उसका ग्राफ पे क्या असर पड़ता है। सो दोस्तों, रिलेटिव मोशन के अंदर पोजीशन टाइम ग्राफ्स हमारे को दे रखे हैं। दो ऑब्जेक्ट ए एंड बी जिनकी वेलोसिटीज़ है वी ए एंड वी बी, जो कि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं वी ए एंड वी बी, लेकिन डिफरेंट सिनेरियोज में। जैसे कि फर्स्ट सिनेरियो क्या कहता है, ये कहता है जब वी बी ग्रेटर देन वी ए हो, वी बी ग्रेटर देन वी ए हो। डेफिनेटली यहाँ पर एक और कंडीशन में मेंशन कर रहा हूँ कि पोजीशन के मामले में पोजीशन ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन पोजीशन ऑफ ए, पहले से ही बी जो है वो आगे खड़ा हुआ है ए के मुकाबले। रेफरेंस पॉइंट अगर आपने लेट्स से कोई रेफरेंस पॉइंट लिया है तो उससे ए जिस दूरी पर खड़ा है बी उससे ज़्यादा दूरी पर खड़ा है पहले से ही, और वो और आगे जाने वाले हैं, उस रेफरेंस पॉइंट से दूर जाने वाले हैं। ये है दोस्तों वो ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट, ये इससे जो ए खड़ा है जिस दूरी पर रेफरेंस पॉइंट से, बी उससे और ज़्यादा दूर खड़ा है, और दोनों इस रेफरेंस पॉइंट से और दूर ही जाने वाले हैं, राइट। इस सिनेरियो में जब स्पीड ए की बड़ी हो, बी की बड़ी होगी ए से, तो देखिए ग्राफ ऐसा दिखेगा, बी और ए में फासला आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, लगातार बढ़ता हुआ दिखेगा फासला, राइट।
यहाँ पर तो ये थोड़ा कम फासला दिख रहा है बढ़ता हुआ, अगर आप इसको थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे तो आपको और दिखाई देगा। ये जो फासला है इससे ये ज़्यादा है, जितनी दूर जाते जाएंगे उतना फासला और बढ़ता जाएगा, क्योंकि बी की स्पीड ज़्यादा है, बी दूरी बनाए रखेगा और इनफैक्ट बढ़ाता जाएगा दूरी। सेकेंड जो है हमारे पास सिनेरियो, सेकेंड सिनेरियो के अंदर वी जो है वो बड़ा है बी से। वी कुछ इस कदर बड़ा है कि देखिए आप, वी क्यों बड़ा कह रहा हूँ मैं, पहले तो पोजीशन बी की दूर थी, एक ही करीब थी रेफरेंस पॉइंट के। धीरे धीरे टाइम के साथ देखिए ए और बी की पोजीशन में फासला घटने लगा घटने लगा घटने लगा, और यहाँ पर जाके ये पॉइंट है वो जहाँ पर ए ने बी को ओवरटेक कर लिया, और अब ए आगे निकल गया और बी पीछे रह गया, और अब फासला बढ़ता जाएगा ए एंड बी में, क्योंकि ए की स्पीड बड़ी है और बी की स्पीड छोटी है। ये आपका सेकेंड सिनेरियो था। थर्ड सिनेरियो दोस्तों, एक ऐसा सिनेरियो जिसमें आप बोलते हैं कि वी और वी भी बराबर स्पीड पे चल रहे हैं। अच्छा, वी और वी भी अगर बराबर स्पीड पे चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर एक नया ग्राफ बनाऊँ, नया ग्राफ जिसका वाई एक्सिस हो रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, तो रिलेटिव पोजीशन जो है वो समय के साथ कांस्टेंट रहेगी इस ग्राफ के लिए। इस ग्राफ के लिए रिलेटिव पोजीशन जो है वो समय के साथ क्या रहेगी? कांस्टेंट। मतलब जो एक्स बी माइनस एक्स ए एट ज़ीरो टाइम था वही एक्स बी माइनस एक्स ए मेनटेन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर रिलेटिव मोशन बनाऊँ तो रिलेटिव पोजीशन में टाइम के साथ जो एक्स बी माइनस एक्स ए स्टार्टिंग में था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, एक्स बी माइनस एक्स ए, एक्स बी माइनस एक्स ए कम होते 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 ज़ीरो हो जाएगा दोस्तों। और जब ज़ीरो हो जाएगा मतलब उनकी पोजीशन में कोई फ़र्क नहीं है, और फिर उसके बाद नेगेटिव में बढ़ेगी चीज़। नेगेटिव में क्यों? क्योंकि अब एक्स बी माइनस एक्स ए अगर आप करने जाओगे तो आपको यहाँ पर एक्स बी कम दिखाई देगा और एक्स ए ज़्यादा दिखाई देगा। आप छोटी चीज़ में तो बड़ी चीज़ माइनस करोगे तो नेगेटिव में तो जाएगा ही ना ग्राफ। क्लियर है? और वही रिलेटिव पोजीशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो जो पहले स्टार्टिंग में टाइम के ज़ीरो पर एक्स बी माइनस एक्स ए की पोजीशन थी वो धीरे धीरे समय के साथ और बढ़ती ही जाएगी रिलेटिव पोजीशन। यहाँ पर धीरे धीरे बी और दूर जाता जा रहा है ए से, तो पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन जो है उनके बीच में वो बढ़ती जाएगी, फासले बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये आपके तीन ग्राफ थे स्पीड को दर्शाने के लिए। ये मैंने नीचे जो दर्शाया है ये रिलेटिव पोजीशन है ए और बी के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये क्वेश्चन हमसे कहता है टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ। अब पैरेलल रेल ट्रैक्स के लिए एक पहले एफबीडी बना लेते हैं छोटा सा। सो ये हमारे पास दो ट्रैक्स हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, जिसमें ट्रेन ए जो है वो मूव कर रही है टुवर्ड्स नॉर्थ विद 54 किलोमीटर पर आवर, एंड ट्रेन बी जो है वो मूव कर रही है साउथ विद 90 किलोमीटर पर आवर। जैसा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है वैसी डायरेक्शन मैंने मेंशन कर दी पैरेलल ट्रैक्स पे। रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है हमें b विद रिस्पेक्ट टू ए। सो वेलोसिटी ऑफ हमें कैलकुलेट करना है b विद रिस्पेक्ट टू a। इट विल बी वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। वेलोसिटी ऑफ b आप अगर 90 पुट करते हो मतलब पॉजिटिव, तो आप साउथ को मान रहे हो पॉजिटिव, माइनस ऑफ नॉर्थ को फिर क्या मानना पड़ेगा हमें? नॉर्थ की डायरेक्शन को मानना पड़ेगा नेगेटिव, विच इज़ माइनस ऑफ 54। इट विल बी 90 प्लस 54, 144 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास ए पार्ट है। बी पार्ट हमसे क्या कह रहा है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ए। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। क्योंकि हमने वेलोसिटी ऑफ बी को पॉजिटिव माना है अपने फर्स्ट ए पार्ट का आंसर करते हुए, तो हम हमेशा इसको पॉजिटिव ही सिनेरियो में लेंगे। सो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या होती है? ज़ीरो, ग्राउंड थोड़ी चलता है, माइनस ऑफ 90, दैट इज माइनस 90 किलोमीटर पर आवर। सो ग्राउंड अगर बी चल रहा है 90 किलोमीटर पर आवर से, तो ग्राउंड बी के रिस्पेक्ट में चल रहा है माइनस 90 किलोमीटर पर आवर से। अब ये वाली बात जो है बेटा, ये आप बचपन से देख रहे हो, जब खुद जाते हो गाड़ी में या किसी भी ऐसे ऑटोमोबाइल में और खिड़की के बाहर देखते हो तो पेड़, रास्ता आपको पीछे की तरफ जाते हुए दिखता है या नहीं दिखता है?
ये वही है, कितनी स्पीड से कोई पेड़ जो है, खिड़की से जब आप झांक रहे हो तो कितनी स्पीड से कोई पेड़ पीछे की तरफ आपको जाते हुए दिखेगा, वो वही स्पीड होगी जो आपकी गाड़ी की स्पीड होगी, बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन। फाइन, क्योंकि पीछे की तरफ जाते हुए दिखेगा। सी पार्ट आपसे कह रहा है दैट वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट द मोशन विद वेलोसिटी दिस with respect to the train A as observed by man standing on the ground. So find करने के लिए कह रहा है हमें velocity of monkey running on the roof of train A against the motion, जिसकी velocity इतनी दी हुई है with respect to train A। जो बाहर से कोई इंसान देख रहा है तो ट्रेन A के रिस्पेक्ट में उसको इतनी velocity दिखाई दे रही है, राइट? तो हम क्या बोलेंगे, velocity of monkey with respect to train. So velocity of monkey minus velocity of train A. तो velocity of monkey with respect to A minus 18 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज अपोजिट में था वो। मंकी की हमें यहाँ पर स्पीड निकालनी है और यहाँ पर हमारे पास एक ही स्पीड दी हुई है 54 इस सिनेरियो में। सो VM विल बी 54 minus 18, 54 minus 18 36 किलोमीटर पर आवर। इस पूरे क्वेश्चन में शुरुआत से ही हम पॉजिटिव लेके चल रहे थे ट्रेन बी को, और ये भी पॉजिटिव आया, तो ट्रेन बी की डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रहा है ये मंकी। क्योंकि ट्रेन ए ट्रैवल कर रही थी नॉर्थ, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये ट्रैवल कर रहा है हमारे लिए, वेलोसिटी ऑफ मंकी। और यहाँ पर इस सिनेरियो में हमने पॉजिटिव लिया था किसको, इस सिनेरियो में हमने ए को पॉजिटिव लिया था, और ए की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव ली थी और इसकी भी डायरेक्शन पॉजिटिव आई है, तो ए की डायरेक्शन पॉजिटिव का मतलब है टुवर्ड्स नॉर्थ। सो मंकी की स्पीड हमें ये मिली है टुवर्ड्स नॉर्थ, ड्यू नॉर्थ। फाइन, 36 किलोमीटर पर आवर। यस ऑफ कोर्स, यहाँ पर सारे आंसर्स मेरे किलोमीटर पर आवर में हैं। अगर आप चाहें तो इसी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 5/18। 5/18 से मल्टीप्लाई करिए और ये किलोमीटर पर आवर के सारे आंसर्स मीटर पर सेकंड में बदल जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फायर्स अ बुलेट एट अ थीफ्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 190 किलोमीटर पर आवर। If the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, with what speed does the bullet hit the thief's car? सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें apparent velocity निकालनी पड़ेगी बुलेट की, बिकॉज बुलेट एक इंसान ने खड़े खड़े फायर नहीं करी, ऑलरेडी मूविंग स्पीड पे फायर करी है, तो स्पीड्स जो होती हैं ऐसे में ऐड हो जाती हैं। अगर कोई पर्टिकुलर चीज़, लेट्स से आप एक बस में चल रहे हैं और बस में चलते चलते अगर आप खिड़की से हाथ बाहर निकाल के किसी चीज़ को आगे की तरफ फेंकेंगे, तो वो आगे की तरफ जिस स्पीड से भी आपने फेंकी होगी उस स्पीड में ऐड हो जाएगी बस की स्पीड। तो यहाँ पर भी कुछ वैसे ही है बुलेट के साथ। तो अपैरेंट स्पीड हमारे पास बुलेट की कितनी आएगी, वी बुलेट डैश विल बी वी बुलेट प्लस वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन, राइट। अब क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में है तो इसको किलोमीटर पर आवर में कर लेते हैं। वी बी इज इक्वल्स टू 150 मल्टीप्लाइड बाय 18/5। जैसे मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 होता है, वैसे ही मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर करने के लिए रेसिप्रोकल होता है 18/5, जो कि यहाँ पर 30 × 18 है, 540 किलोमीटर पर आवर। अब 540 को ऐड करा हमने 30 किलोमीटर पर आवर में, तो आंसर आया 570 किलोमीटर पर आवर। ये तो ऑरिजिनल स्पीड है जिससे बुलेट निकली, राइट। एंड किस स्पीड से हिट करेगी वो एक थीफ की कार को, ये हो गई अपैरेंट, ये हो गई रिलेटिव स्पीड। सो वेलोसिटी ऑफ बी डैश विद रिस्पेक्ट टू थीफ्स कार विल बी वी बी डैश माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ कार, दैट इज 570 माइनस 192। सो 192 में बचेगा 8, 16, 9, 7, 3। इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हिट करेगी वो पुलिस वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट का। ये क्वेश्चन हमसे कहता है कि दो टाउन है ए एंड बी और उनको कनेक्ट करती है रेगुलर बसेस जो ए से बी की तरफ और बी से ए की तरफ जाती है, राइट, जो कि हर 3 मिनट में छूटती है। लाइक
2 towns A and B connected with regular bus service with bus leaving in either direction every t minute. So अभी अगर चली 2 बजे तो 2:t पे फिर चलेगी, फिर 2:2t पे फिर चलेगी। हर t मिनट बाद A से B के लिए बस रवाना होती है और हर t मिनट बाद B से A के लिए भी बस रवाना होती है। मैन जो कि साइकिलिंग कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 20 km/h इन द डायरेक्शन ऑफ A to B, द बस गोज पास्ट हिम एवरी 8 मिनट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो पीछे से जो बस आ रही होती है वो हर 18 मिनट में उसको क्रॉस करती है। एंड जो उसके सामने से आ रही होती है, मतलब B से A की तरफ जो बस आ रही होती है, वो हर 6 मिनट में उसको क्रॉस करती है, राइट। टाइम पीरियड क्या है जिस पर बस सर्विसेज चल रही हैं, ये हमारे को इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इसके लिए एक एफबीडी देख लेते हैं। सो इस एफबीडी में हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है कि A से B की तरफ जा रहे हैं, 18 मिनट में पकड़ रहे हैं, B से A की तरफ जा रहे हैं तो साइकिलिस्ट को हर 6 मिनट में क्रॉस कर रहे हैं, जिसमें A और B की स्पीड मैंने एज्यूम करी है सेम है, क्योंकि सेम रूट, सेम ड्राइवर्स, बार बार सेम चक्कर काट रहे हैं, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि वो एक यूनिफॉर्म स्पीड B से चल रहे हैं। फाइन। अच्छा, इस सिनेरियो में सोचिए कि ये साइकिलिस्ट भी इस A पॉइंट से स्टार्ट होता है और एक बस भी A पॉइंट से स्टार्ट होती है और सेम टाइम में स्टार्ट होती है, राइट। साइकिलिस्ट वाला आगे चला जाता है, बस वाला उससे तेज़ी से आगे निकल जाता है। अगले टी टाइम में यहाँ से फिर एक बस निकलने वाली है। साइकिलिस्ट वाला कहाँ पहुँच गया होगा, कितने डिस्टेंस पे पहुँच गया होगा, राइट। टी टाइम में निकलने वाली है। पहले वाली बस कहाँ निकल चुकी है? लेट्स से यहाँ पर बीच रास्ते में इसको किसी बस ने क्रॉस किया था और बस ने जो बीच रास्ते में इसको क्रॉस किया, उस बस के पीछे वाली बस अब निकलेगी टी समय बाद। तो ये कितनी दूर पहुंच गया? ये पहुंच गया साइकिलिस्ट VT दूर। कितने डिस्टेंस पहुंच गया? VT, वेलोसिटी ऑफ बस इनटू T, उतनी दूर पहुंच गया। तो साइकिलिस्ट यहाँ खड़ा है, ये उसको बस ने क्रॉस किया और इसी के मूवमेंट पे क्रॉस करते वक्त यहाँ से बस निकली। मतलब ये बस जो थी वो T मिनट्स दूरी पे पहुंच चुकी थी, V स्पीड के साथ पहुंच चुकी थी। तो साइकिलिस्ट कितनी दूरी पर खड़ा है? VT। साइकिलिस्ट कितनी दूरी पर खड़ा है? VT दूरी पर। अच्छा, इस VT दूरी को, साइकिलिस्ट के VT दूरी को अगली बस को अगर ट्रैवल करना हो और 18 मिनट में क्रॉस करना हो, क्योंकि सेम डायरेक्शन में 18 मिनट में क्रॉस करना है ना, तो रिलेटिव मोशन में मैंने आपको क्या सिखाया था? दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को मान लीजिए रेस्ट पे और पहले वाले का ले लीजिए रिलेटिव स्पीड। सो वेलोसिटी ऑफ A with respect to cyclist will be velocity of A minus velocity of cyclist, that is V minus 20, V minus 20। इस स्पीड से जब अब दूसरी बस कैच करने की कोशिश करेगी तो मैं मानूंगा साइकिलिस्ट रेस्ट पे है। इमेजिन करूंगा रिलेटिवली साइकिलिस्ट को रेस्ट पे, और कितने समय में ये पकड़ लेगा इसको? 18 मिनट में। कितनी दूरी पर है? VT दूरी पर है। तो क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर बात करें हम स्पीड की, तो स्पीड हमें दिया हुआ है यहाँ पर रिलेटिव स्पीड V ऑफ AC इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है? VT अपॉन कितने समय में? 18 मिनट में। दैट इज V माइनस 20 इंटू 18 इज इक्वल्स टू VT। 18V माइनस 360 VT। ये हमारे पास आया फर्स्ट इक्वेशन। क्या सेम काम हम कर सकते हैं B से A पे आने वाले रूट में? तो क्या हम ये लिख सकते हैं V BC इज इक्वल्स टू VT बाई 6। एंड क्योंकि B से C की तरफ सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा? V प्लस 20 हो जाएगा। स्पीड ऐड हो जाती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। VT बाई 6 जो था वो कहाँ चला गया? वो चला गया यहाँ पर मल्टीप्लाई होने के लिए। सो हमारे पास लिखा गया 6V प्लस 120 इज इक्वल्स टू VT। ये कौन सी इक्वेशन आई? सेकेंड। इन दोनों को इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग 1 and 2। सो 1 and 2 को इक्वेट करके क्या आएगा हमारे पास? 18V माइनस 360 इज इक्वल्स टू 6V प्लस 120। सो हमारे पास आया 12V, 480 के इक्वल आ गया। V इज इक्वल्स टू आ गया 40 km/h। तो हमें बस की स्पीड तो पता चल गई, कितनी स्पीड से चल रही है वो बसेस इन रूट्स के बीच में, 40 km/h। पुट करेंगे इसको फर्स्ट इक्वेशन में, तो 18 इंटू 40, पुट V इन फर्स्ट, 80 इंटू 40 माइनस
360 इज इक्वल्स टू 40 इंटू टी। सो यहाँ पर हमारे पास ये आएगा हमारे पास 720 माइनस 360 होल अपॉन 40 इज इक्वल्स टू टी, विच इज़ 360 अपॉन 40 and 009 t इज इक्वल्स टू 9। सो एवरी 9 मिनट्स का खेल है, 9 मिनट में, हर 9 मिनट में ये बस जो है यहाँ से चलेगी और हर 9 मिनट में यहाँ से भी ये बस चलेगी। ये हमारे पास आंसर है। सो दोस्तों, मोशन में स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें आगे जाके, मोशन में प्लेन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, इनफैक्ट आप थ्रू आउट 11th स्टैंडर्ड के फिज़िक्स में मैक्सिमम टाइम जिससे आप मिलेंगे वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, राइट। एंड ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में रहना जो है वो क्या होता है उसको जानते हैं। सबसे पहले इस शब्द को देखिए, यूनिफॉर्मली या यूनिफॉर्म एंड एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन को समझते हैं और फिर यूनिफॉर्म को उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, लाइक कांस्टेंट या सेम ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। अभी थोड़ी दिनों ही पहले हमने स्पीड एंड वेलोसिटी के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी शब्द को पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, और मैंने आपको बताया था जब यूनिफॉर्म किसी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर अप्लाई होता है तो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का ध्यान देना होता है, राइट। यूनिफॉर्म किसी वेक्टर चीज़ के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का ध्यान देना होता है। एंड इससे पहले कि हम इसके डायरेक्शन की बात करें, हम पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन होता क्या है? द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी and corresponding time taken, or in simpler term you can say the rate of change in velocity is defined as acceleration. तो rate of change in velocity is defined as acceleration. तो rate word आते ही अपॉन में टाइम आ जाता है, and change in velocity ऊपर v minus u final velocity minus initial velocity अपॉन टाइम। यूनिट वाइज अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है यूनिट्स को प्लस माइनस से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मीटर अपॉन सेकेंड फाइनल वेलोसिटी का, मीटर अपॉन सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी का, अपॉन का सेकेंड, प्लस माइनस से ना फ़र्क पड़ने की वजह से तो ऊपर रहेगा मीटर पर सेकेंड, अपॉन में सेकेंड, विच इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये इसका ऐसा यूनिट है। डायमेंशंस की बात करें तो m0 L1 t माइनस 2, ये आपके पास डायमेंशंस आ गई एक्सेलरेशन की। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं। यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट एंड सेम, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। So in order to make acceleration, in order to keep acceleration same and constant, you need to keep magnitude as well as direction both same. तो उसके लिए हम बोलेंगे क्या? Whenever an object travels in a straight line, इससे आपने एक चीज़ से अपना छुटकारा पा लिया, दैट इज़ कि डायरेक्शन की अब चिंता करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये बोल के कि whenever object travels in a straight line and increase its velocity equally in equal interval of time, or change in velocity equally in equal interval of time. अब increase and change में क्या फ़र्क है? When you say increase, it is known as acceleration. change में decrease भी आ जाता है, और decrease को हम acceleration नहीं, de-acceleration या retardation कहते हैं, या negative acceleration भी कहते हैं। de-acceleration, retardation, negative acceleration उन सब चीज़ों के नाम हैं जब velocity change तो करती है लेकिन increase नहीं करती, decrease में change करती है, right? तो इसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसलिए मैं इसमें बोलना चाहूँगा इंक्रीज इट्स वेलोसिटी इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इंक्रीज इट्स वेलोसिटी अनइक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म एवरेज एक्सेलरेशन, नॉर्मल फॉर्मूला है हमारे पास a इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, या फिर बात करें हम लोग इसी के इंस्टेंटेनियस की, तो इंस्टेंटेनियस में हम क्या लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी डिनोटेड बाय डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी टी, जिसमें डी बाई डी टी को अगर आप ऐसे ही रखें तो v के लिए आपको याद होगा कि आपको लिखना सिखाया था डी एक्स बाई डी टी, तो वो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा x का, तो इट विल बी डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं दोस्तों डबल डिफरेंशिएशन। ये पोजीशन के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसी भी वी टी ग्राफ से, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तो आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ये ग्राफ बताएंगे मुझे, स्ट्रेट लाइन, एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आप करेंगे कर्व। सो ये है v, ये है t, ये है v, ये है t, ये नॉन यूनिफॉर्म का है, और ये
यूनिफॉर्म का ग्राफ है, राइट। सो किसी भी ऐसे ग्राफ के लिए जब आप दो पॉइंट्स के बीच में, ये है वो दो पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स का अपना अपना टाइम है, अपना अपना वेलोसिटी है, इनके लिए जब आप स्लोप लेंगे तो स्लोप का मतलब क्या होगा, स्लोप का मतलब होगा चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। y एक्सिस के चेंज का मतलब कौन है, y एक्सिस में कौन पड़ा हुआ है, इसके y एक्सिस में है वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन इसके x एक्सिस में कौन है, इसके x एक्सिस में है टाइम, तो चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम जो होता है वो देता है एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ विल कंट्रीब्यूट टू एक्सेलरेशन। ये हमारे पास एक बेसिक्स था एक्सेलरेशन का, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, या वेलोसिटी यूँ कहूँ, स्ट्रेट लाइन में अगर ट्रैवल कर रहा है तो स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी कहूँ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। इक्वली इंक्रीज करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कहलाएगा, अनइक्वली इंक्रीज करेगा तो नॉन यूनिफॉर्मली कराएगा। और अगर यही चीज़ डिक्रीज करता है वो, तो डिक्रीज में हम उसे रिटार्डेशन के नाम से, डी एक्सेलरेशन के नाम से या नेगेटिव एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखिए एक्सेलरेशन ही फाइंड करने के लिए आपको बोलेगा क्वेश्चन में, और नेगेटिव आएगा तब भी आपको यही बोलेगा फाइंड आउट दी एक्सेलरेशन। तो अब आप बड़े हो गए हैं, अगर रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन शब्द ना सुने तो घबराइएगा मत, उसको भी एक्सेलरेशन के फॉर्म में ही लिखिएगा। बस नेगेटिव में आएगा तो बोल दीजिएगा कि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है या मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है एक्सेलरेशन। अगर आपका आंसर एक्सेलरेशन का नेगेटिव आता है तो आप बोलेंगे कि एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। फाइन, चलिए आगे ले चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। सो हमारे पास यहाँ पर कुछ ग्राफ्स हैं। हमारे पास लेफ्ट साइड में वीटी ग्राफ है जो एक्सेलरेशन को अलग अलग तरीके से दिखा रहा है, और राइट साइड में पोजीशन टाइम ग्राफ है। सो इसके अकॉर्डिंगली जब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाती है, तो हर कोऑर्डिनेट का टाइम तो चेंज करता है, लेकिन हर कोऑर्डिनेट का जो वेलोसिटी है वो फिक्स रहता है। आप यहाँ पर रैंडम कोई भी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट बना के देख लीजिए, इन सारे कोऑर्डिनेट्स का जब आप परपेंडिकुलर खींचेंगे y एक्सिस पे तो आपको एक ही वेलोसिटी कोऑर्डिनेट दिखेगा, वेयर एज टाइम बारी बारी चेंज होता हुआ दिखेगा। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रही है और सिर्फ टाइम चेंज कर रहा है, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो। ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी। आप कह रहे हैं देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, तो वी माइनस यू क्या होगा, जीरो अपॉन टी, जीरो बाय अपॉन टी इज जीरो, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो। बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की, तो लगातार यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है इक्वली विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन की निशानी है। और यहाँ पर भी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है वेलोसिटी, लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली, लेकिन कर्व है तो नॉन यूनिफॉर्मली, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप देखेंगे वेलोसिटी के लिए इनिशियल पॉइंट 0 पॉइंट पे वेलोसिटी ज़्यादा है, और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन की निशानी है। तो जितनी बातें अभी तक हमने करी थी एक्सेलरेशन के ऊपर, उन सबके ही वीटी ग्राफ हैं, जीरो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अगर यही नेगेटिव नॉन यूनिफॉर्म की बात होती तो कैसा ग्राफ बनता, तो ग्राफ कुछ ऐसा होता, कर्व, वीटी ग्राफ कुछ ऐसा होता, कर्व। अगर मैं बात करता हूँ आपसे पोजीशन टाइम की, तो पोजीशन टाइम में यहाँ ध्यान से देखिए, टाइम के साथ साथ पोजीशन ज़्यादा बढ़ रही है, टाइम के साथ साथ पोजीशन जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है, राइट। एंड क्योंकि पोजीशन सिर्फ इंक्रीज़ ही हो पा रही है, डिक्रीज़ हो ही नहीं रही है, और इंक्रीज़ होती जा रही है, और जैसे जैसे टाइम और आगे बढ़ रहा है तो ज़्यादा इंक्रीज़ दिखाई दे रहा है मुझे ये, तो इसलिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन की निशानी है। और यहाँ देखिए टाइम के साथ साथ पहले पोजीशन बढ़ तो रही थी, लेकिन धीरे धीरे पोजीशन फिक्स होने की स्टेट पे आई, और फिर धीरे धीरे पोजीशन वापस आ रही है। तो एक ऑब्जेक्ट जा रहा था लेट्स से 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, धीरे धीरे आपने उस ऑब्जेक्ट को पोजीशन फ्लैट होने पर मजबूर कर दिया, मतलब जिस जगह वो पहुंचा अब वो वहीं पर रहना चाहता है थोड़ी देर के लिए, और जहाँ पर वो पहुंचा वहीं रहना चाहता है, और अब वो वापस आना चाहता है। इसका मतलब ये किसका सिनेरियो है, कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का सिनेरियो है।
और इसकी अगर मैं बात करूँ पोजीशन टाइम ग्राफ की, स्ट्रेट लाइन, तो पोजीशन टाइम ग्राफ मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। किसको? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब पोजीशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अगर रिप्रेजेंट करता है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है नो चेंज इन वेलोसिटी, और नो चेंज इन वेलोसिटी किसको कॉरस्पॉन्ड करेगा? जीरो एक्सेलरेशन को। तो इसलिए जीरो एक्सेलरेशन का वीटी ग्राफ ऐसा होता है और पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा होता है जीरो एक्सेलरेशन का, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। हर उस केस में जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी उसमें एक्सेलरेशन क्या आएगी? जीरो। एक्सेलरेशन का जितना कॉन्सेप्ट किया हमने और उसके ऊपर जितने ग्राफ्स करे, इसके ऊपर अब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स में याद रखिएगा दो लोगों से डील करूँगा मैं वीटी ग्राफ में, एक स्लोप से जिससे एक्सेलरेशन पता लगाती है, और एक एरिया से जिससे डिस्टेंस पता लगा सकते हैं हम लोग। सो वीटी ग्राफ की अगर मैं बात करूं और उसके स्लोप की बात करूं तो वो देगा एक्सेलरेशन, और एरिया की बात करूं तो वो देगा मुझे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, अगर स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं तो। चलिए इन क्वेश्चन से ज़रूर बढ़ते हैं। सो ये क्वेश्चन हमें वीटी एटी ग्राफ है, ये एक्सेलरेशन एंड टाइम के बीच में ग्राफ है ये। इसमें हमें कह रहा है फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन इन द फर्स्ट 20 सेकेंड्स। फर्स्ट 20 सेकेंड्स के लिए एवरेज एक्सेलरेशन अगर आपको निकालनी है तो आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा। सो एवरेज एक्सेलरेशन का पहले मैं आपके लिए फॉर्मूला पुट करता हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है एवरेज एक्सेलरेशन का? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी की कहीं कोई डिस्कशन नहीं है तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगा? जैसा कि मैंने कहा था आपसे, वीटी ग्राफ का एरिया एस देता है। तो ऐसा क्यों कहा था मैंने वीटी ग्राफ का एरिया एस देता है? क्योंकि किसी भी ग्राफ में जब आप एरिया निकालते हो तो एक तरह से उसके वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग उसके एक्स एक्सिस को मल्टीप्लिकेशन में रखते हैं हम लोग, ठीक है, समहाउ, और v इंटू टी जो होता है वो s होता है, राइट। अब आप किसका एरिया निकाल रहे हो? आप सोचो 80 ग्राफ का एरिया निकाल रहे हो। तो 80 ग्राफ का एरिया जब निकालोगे तो आप y एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग x एक्सिस को जब मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू टी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी बाय दिस फॉर्मूला यू कैन ऑल्सो सी दैट चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो यहाँ पर हमें एरिया निकालने की ज़रूरत है, राइट। तो एरिया के लिए y एक्सिस के लिए हमने एरिया निकाला, और y एक्सिस हमारे पास एरिया के साथ फॉर फर्स्ट 20 सेकेंड्स क्या आएगा देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा अपॉन चेंज इन टाइम। कितने सेकेंड्स के लिए? 20 सेकेंड्स के लिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ होल अपॉन 20। हाफ इंटू बेस कितना है? 10 मुझे ट्राइंगल का बेस दिख रहा है फर्स्ट 20 सेकेंड्स में, 10। हाइट जो है मुझे वो दिख रही है 15, बट इस क्वेश्चन में करेक्शन है, ये मीडियोकर में नहीं है इसके, 20 इधर है, 20 जो है इधर है, इधर नहीं है 20, फाइन। तो अब मैं देख सकता हूँ हाइट जो है वो 20 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ जो है वो मुझे दिख रहा है 10 से 20 के बीच में, 10 इंटू 20 होल अपॉन 20। इसने इसको 5 पे काटा है, 25 होता है 100 प्लस 200 होल अपॉन 20, दैट इज़ 300 अपॉन 20। 0 ने 0 को काटा, 2 ने 30 को काटा 15 पे। सो 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई है हमारी एवरेज एक्सेलरेशन, फाइन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में हमें वीटी ग्राफ दिया हुआ है, वीटी ग्राफ जो कि लीनियर मोशन है, मतलब स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, एंड फिगर शो कर रही है। फिगर में हमारे को डिस्टेंस पता लगाना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 5 and 40 सेकेंड्स एंड एक्सेलरेशन बिटवीन 50 to 25। तो तीन चीज़ें हमें पता लगानी है। सबसे पहले हमें डिस्टेंस पता लगाना है थ्रू आउट द फिगर का। तो थ्रू आउट द फिगर में जो डिस्टेंस है वो देख लेते हैं हमारे पास। एरियाज़ डिफरेंट चीज़ों के लिए पहले मैं मेंशन कर देता हूँ आपके साथ। ओ, यहाँ पर इसको मान लेते हैं हम, ओ है ये ए है, ये बी ई सी जैसे शब्द यूज़ हो रखे हैं, ठीक है, इसको एक्स मान रहा हूँ मैं, फाइन। ये एक्स है, ये वाई है, एंड रिमेनिंग चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं। वैसे ये A1 एंड B1 के फॉर्म में भी दे रखा है मुझे यहाँ पर, तो एक्स एंड वाई चाहें तो मैं अपना रिप्लेस कर सकता हूँ इसको। नाउ हमारे पास एरिया है डिफरेंट चीज़ों के, उन एरियाज़ को देख लेते हैं। एरिया ऑफ OA1 की बात करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ
इंटू बेस है हमारे पास 5 का और हाइट है हमारे पास 2 की। सो आंसर आया 5 मीटर। एरिया ऑफ A1 A B B1, इस फिगर की बात कर रहा हूँ मैं, A1 A B B1। तो ये फिगर एक ट्रेपीजियम के तौर पे है, तो हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स में कौन है 2 + 4 इंटू में ऑल्टीट्यूड कितना है 5 to 15 में 10। सो यहाँ पर आया हमारे पास आंसर 30 मीटर। अगर हम बात करें एरिया ऑफ B1 B and C, एरिया ऑफ B1 B and C की हम बात करें तो एक ट्राइंगल है जिसके लिए हमें वही करना होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 15 to 25 में 10 एंड हाइट कितनी है 4 की, तो आंसर आया 20 मीटर। एरिया ऑफ CD1 देखिए आप लोग यहाँ पर CD1, ये भी एक तरह का ट्राइंगल है, तो इसके लिए भी कितना आएगा हाफ इंटू सम ऑफ हाफ इंटू बेस दैट इज 25 to 30 का 5 इंटू हाइट है हमारे पास 2, आंसर आया 5 मीटर। फिर एरिया ऑफ लास्ट एरिया है ये D1 DEF, ये भी एक पैरेलल ट्रेपीजियम जैसा दिख रहा है मुझे। ये ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड्स हैं और ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। तो ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ है हमारे पास बेस 30 to 40 का 10, 30 to 40 का ऑल्टीट्यूड है 10 और हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू ऑल्टीट्यूड। सम ऑफ पैरेलल साइड्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पर 2 + 4, सो ये वापस से हो गया 30, राइट। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज़ हमसे पूछा है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस होती है एक स्केलर क्वांटिटी और वो डायरेक्टली ऐड होती जाती है, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है डायरेक्शन क्या है, वो हमेशा ऐड होती जाएगी, राइट। तो डिस्टेंस यहाँ पर अगर हमसे पूछेंगे तो हम बता देंगे इनको दैट डिस्टेंस है 5 + 30 + 20 + 5 + 30 विच इज़ 10 and 20 30 30 and 60 90 मीटर। 90 मीटर दिखाई दे रहा है हमें डिस्टेंस। लेकिन दूसरी चीज़ उन्होंने पूछी है 5 to 40 सेकेंड्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखिएगा 5 के बियॉन्ड और 40 सेकेंड्स तक, तो इसके बीच के डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास 1 एरिया 2 एरिया 3 एरिया 4 एरिया तो अवेलेबल है। लेकिन इस 4 एरिया में से पहले 2 एरियाज़ जो होंगे वो प्लस में रहेंगे और बाकी के 2 एरियाज़ माइनस में रहेंगे, क्योंकि वो डायरेक्शन उल्टी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है दोस्तों। तो यहाँ पर हम पहला एरिया लेंगे, सेकंड पार्ट में कितना था डिस्प्लेसमेंट में, हम सबसे पहले एरिया लेंगे 30, क्योंकि 5 के बियॉन्ड 15 तक 30 है डिस्टेंस। 5 के बिहाइंड जो डिस्टेंस हमारे पास ट्राइंगल उसको हम नहीं ले रहे हैं, राइट, क्योंकि 5 से 40 के बीच में लिखना है। तो 5 से 40 के बीच में सबसे पहला एरिया 5 to 15 के बीच में आएगा विच इज़ 30, फिर 15 to 25 के बीच में आएगा विच इज़ 20। देन हमारे पास जो एरियाज़ आएंगे वो माइनस में आएंगे, -5 एंड -30। सो हमारे पास आंसर आया 15 मीटर। हमारे पास आंसर कितना आया 15 मीटर। डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन से फ़र्क पड़ता है। तो याद रखिएगा जो एरिया ऊपर वाले ग्राफ में होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे जो ऊपर वाले पार्ट में होगा, और जो नीचे वाले पार्ट में होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। नाउ एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन है हमारे पास थर्ड पॉइंट, एक्सेलरेशन बिटवीन 15 to 20 सेकेंड्स। तो 15 to 20 की अगर हम बात करें तो स्लोप निकालना ज़रूरी है हमारे लिए, बट उससे पहले हमारे लिए पॉइंट्स मेंशन करना ज़रूरी है। 15 20, राइट, ये कोऑर्डिनेट्स हैं 15 and 20 के, इनिशियल एंड फाइनल, राइट। तो बताइए स्लोप क्या होता है। स्लोप होता है चेंज इन वाई एक्सेस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सेस। स्लोप निकालेंगे चेंज इन वाई एक्सेस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सेस। स्लोप देता है एरिया, स्लोप देता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वाई एक्सेस। वाई एक्सेस में फाइनल चीज़ कौन है हमारे पास, फाइनल चीज़ है 2, माइनस इनिशियल चीज़ कौन थी, चेंज जो है वो फाइनल माइनस इनिशियल आता है। तो फाइनली 2 पे खड़ा है, वो इनिशियली 4 पे खड़ा था। वो कौन सा कोऑर्डिनेट की हम बात कर रहे हैं,
हम बात कर रहे हैं वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट की। होल अपॉन में टाइम कितना लगा 15 to 20 में 5 सेकेंड्स। सो यहाँ पर आया -2/5 विच इज़ -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन ख़त्म होता है इसी 3 पार्ट्स के साथ। अब हमारे अगले क्लास में हम लोग 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन के डिस्कशन के साथ स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस के हम लोग डेरिवेशंस के ऊपर पहले ध्यान देंगे। टोटल हमारे पास 3 तरीके होते हैं डेरिवेशन के, एक एल्जेब्रिक मेथड, एक ग्राफिकल मेथड और तीसरा कैलकुलस मेथड। तीनों मेथड से हम डिराइव करेंगे तीनों इक्वेशंस को। nth सेकंड के डिस्टेंस के बारे में भी पता करेंगे। nth सेकंड के डिस्टेंस के बारे में मतलब होता है 5th सेकंड। 5th सेकंड स्टार्ट होता है 4 सेकंड्स के बाद और 5 सेकंड्स पे ख़त्म होता है, तो उसको 5th सेकंड कहते हैं। एक ऐसे किसी भी nth सेकंड पे कितना डिस्टेंस कवर करती है कोई भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट, उसको हम कैलकुलेट करेंगे, उसकी डेरिवेशन करेंगे एंड उनके ऊपर क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। वो कम्प्लीटली तीनों इक्वेशंस को डिराइव करना और तीनों इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास के लिए उसको सेव कर लेते हैं। इस क्लास में जितना आपने सीखा उसके हिसाब से क्या आपको होमवर्क करना है वो देख लीजिए। सो आपको होमवर्क होगा पेज नंबर 10 से लेकर पेज नंबर 19 तक, ये आपका फाइनल होमवर्क है। इसमें जितना भी थियोरेटिकल पार्ट है, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी ग्राफ्स हैं, जितनी भी तरीके की डेरिवेशंस हैं, जितने कॉन्सेप्ट इस लेक्चर में सिखाए हैं, इस सब से गो थ्रू हो जाएगी 10 to 19 पेज नंबर तक। अपना होमवर्क नेक्स्ट क्लास से पहले सबमिट करिए एंड देन हम आगे बढ़ेंगे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन में नेक्स्ट क्लास से। फाइन, थैंक यू फॉर द क्लास।